तीसरा है उत्तर मध्यकाल, जिसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रीतकाल भी कहा है, और इसका समय जो है संवत 1700 से 1900 तक है। बच्चों, रीति का अर्थ प्रणाली, पद्धति या शैली होता है। संस्कृत में रीति का अर्थ विशिष्ट पद रचना रीति कहा गया है, परंतु हिंदी में रीति का जो प्रयोग है काल के संदर्भ में शास्त्रीय ग्रंथों, जिन्हें लक्षण ग्रंथ भी कहते हैं, के अनुकरण पर काव्य रचना करने के अर्थ में हुआ है। इस प्रकार रीति काव्य वह काव्य है जो लक्षण के आधार पर उसे ध्यान में रखकर लिखा गया है। इसी प्रकार की रचनाओं की अधिकता या प्रभाव के कारण इस काल को रीतिकाल कहा गया है। रीतिकाल के नामकरण पर भी विद्वानों में मतभेद है। मिश्र बंधुओं ने इसे अलंकृत काल कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे रीतिकाल कहा है, और आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने श्रृंगार काल कहा है, और डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल ने इसे कला काल कहा है। डॉक्टर भगीरथ मिश्र ने इसे रीति श्रृंगार युग कहा है। अब आइए हम देखते हैं कि इस काल की प्रवृत्तियां क्या रही हैं और इसकी विशेषता क्या है। सबसे बड़ी बात, रीतिकाल में भोगवादी प्रवृत्ति हमें दिखाई देती है, और दूसरी लक्षण ग्रंथों की प्रधानता। इस काल में लक्षण ग्रंथ बहुत लिखे गए। कवियों में आचार्यत्व प्रदर्शन की प्रमुख भावना दिखाई देती है, जैसे आचार्य केशव, कवि को दीन न चहे विदाई, पूछे केशव की कविताई। आचार्य केशव को कठिन काव्य का प्रेत भी कहा गया है। और श्रृंगार प्रधान रचनाएं, सभी कवियों ने लगभग श्रृंगार प्रधान रचनाएं की हैं, और वियोग श्रृंगार सर्वाधिक रूप से पाया जाता है। नायक नायिका भेद और नखशिख वर्णन, नायक नायिकाओं के भेद प्रभेद, इन सबको बताते हुए और नखशिख चित्रण में रीतकाल के कवियों ने अपनी लेखनी का कमाल दिखाया है। प्रकृत चित्रण में जैसे सेनापति हैं, पद्माकर हैं, इन लोगों ने इतना सुंदर चित्र खींचा है प्रकृति का। जैसे एक वर्षा का चित्र देखिए कि दामिनी दमक सुर चाँप की, चमक श्याम घटा की झमक, अति घोर घन घोरते, कोकिला कलापी कल कूजत हैं, जित सी करते शीतल समीर जगजोरते। सेनापति आवन कहो मन भावन, सुलग्यो तरु सावन बिरह जुर जोरते, और आयो सखी सावन मदन सर सावन, और लग्यो है बरसावन सलिल चहु ओरते। ये सेनापति जी की रचना है। और पद्माकर जी ने जहाँ बसंत का चित्र खींचा है, तो एक छोटा सा उदाहरण, द्वार में दिशान में दुनी देश देशन में, देखो दीप दीपन में दीपक दिगंत हैं, अरे बीथिन में ब्रज में नवेलिन में वेलिन में, बनन में बागन में बगरो बसंत है। सेनापति ने ग्रीष्म का जो चित्र खींचा है बहुत सटीक बन पड़ा है। देखिए, वृष को तरणि तेज सहसौ किरण करी, वृष को तरणि तेज सहसौ किरण करी, ज्वालन के जाल विकराल बरसत हैं, तचति धरनी जग जरती, सीरी छाह को पकड़ी, पंछी पंछी बिरमत हैं, अरे सेनापति नेक दोपहरी के ढरत होत, धमका विषम ज्योन पात करकत हैं, और मेरे जान पौनो सीरी ठौर को पकड़ी कौनो, घरी एक बैठी कहूँ घामे बितवत हैं। तो इस तरह से बहुत ही सटीक चित्रण रीतकाल में प्रकृति का भी हुआ है। मुक्तक और गीत काव्य की प्रधानता दिखाई देती है, जिसमें कवित्व हैं, सवैया है, बरवे है, दोहा है। इन छंदों का प्रयोग करके माने मुक्तक और गीत काव्य, अनेक गीत लिखे गए।
भाव पक्ष के साथ साथ कला पक्ष की प्रधानता है। सर्वाधिक कला पर ही ध्यान दिया है रीतकाल के कवियों ने। इन पर संस्कृत साहित्य का पूरा प्रभाव है। संस्कृत साहित्य में जिस तरह से लक्षण अनेक संप्रदाय थे, उसमें जैसे रीति संप्रदाय, औचित्य संप्रदाय, अलंकार संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, तो उन आचार्यों के पद चिन्हों पर चलकर रीतकाल के कवियों ने अपनी रचनाएं की हैं। वीर, श्रृंगार और शांत रस की प्रधानता है। अब आप कहेंगे कि जहाँ श्रृंगार रस की रचनाएं होती हों वहाँ वीर रस कहाँ से आ गया? महाकवि भूषण ने वीर रस ओज से परिपूर्ण रचनाएं की हैं। एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। निक्षत मयांते मयूख है प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम के गयंदन के जाल को। निक्षत मयांते मयूख है प्रलय भानु कैसी फारे तम तोम के गयंदन के जाल को। अरे लागत लपक कंठ भैर इनके नागिन सी रुद्र ही रिझावे दे दे मुंडन के माल को। लाल क्षितिपाल क्षत्रसाल महाबाहुबली, अरे कहाँ लो बखान करो तेरी करवाल को। प्रतिभा कटक कटीले केते काट काटी कलिकासी किलक कलेऊ देती काल को। इस तरह के चित्र महाकवि भूषण ने छत्रसाल की प्रशंसा में लिखे हैं। और अगली विशेषता है, रीतिकाल की भाषा जो है वो ब्रज भाषा है। कहीं कहीं फारसी और संस्कृत के शब्दों का भी प्रयोग हुआ है। रीतिकाल के समस्त साहित्य की प्रवृत्ति को देखते हुए इसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो रीतिबद्ध काव्य धारा और दूसरी है रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरी है रीति मुक्त काव्य धारा। पहली है रीतिबद्ध काव्य धारा। इस काव्य धारा के कवि मुख्यतः आचार्य हैं जो रीति से तात्कालिक प्रवृत्तियों से बंधे हुए हैं। लक्षण ग्रंथों की रचना के साथ शास्त्रोक्त नियमों का पालन करते हुए इन्होंने काव्य रचनाएं की हैं। इनके प्रमुख कवि हैं इस काव्य धारा के आचार्य चिंतामणि, आचार्य केशव, देव, भिखारी, पद्माकर, ग्वाल आदि बहुत सारे रचनाकार हैं रीतिबद्ध काव्य धारा में। इस काव्य धारा का एक उदाहरण देखें। गोर गात पातरीन लोचन समात मुख उर उर जातन को बात अवरोहिए। हंसती कहती बात फूल से झरत जात होठ अवदात रात देखी मन मोहिए। ये आचार्य केशव की रचना है। इसके बाद दूसरा है रीति सिद्ध काव्य धारा। रीति सिद्ध काव्य धारा के अंतर्गत आने वाले कवियों ने लक्षण ग्रंथों का खूब गहराई से अध्ययन किया। अपनी रचनाओं में लक्षण ग्रंथों की सीमाओं का ध्यान रखा। रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों में आचार्य रसनिधि, बिहारी, सेनापत आदि के उदाहरण लिए जा सकते हैं। एक महाकवि बिहारी का उदाहरण देखें। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय। अरे ज्यो ज्यो बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। और तीसरा है रीति मुक्त काव्य धारा। इस काव्य धारा के कवियों ने लक्षण ग्रंथों द्वारा निर्धारित काव्य रचने की परिपाटी का ख्याल नहीं रखा, स्वच्छंद होकर काव्य रचना की, जिसके कारण उनके कविताओं का जो स्वरूप है जनमानस के अधिक करीब रहा। इनकी रचनाओं में विशुद्ध प्रेम का उत्कृष्ट रूप मिलता है। इस काव्य धारा के कवियों में घनानंद, बोधा, ठाकुर और आलम आदि प्रमुख कवि हैं रीति मुक्त काव्य धारा के अंतर्गत। रीति मुक्त काव्य धारा का एक उदाहरण दृष्टव्य है घनानंद जी का। भय अति निठुर
मिटाए पहचान डारी, याही दुख हमें जक लागी हाय हाय हाय। अरे तुम तो निपट निर्दयी गई भूल सुधी, हमें सूल सेल अनिसों क्यों ही न भुलाए है। अब घनानंद के बारे में तो कहा जाता है कि नेही महाब्रज भाषा प्रवीण और सुंदर तान के भेद को जाने। वही घनानंद जी का बखान कर सकता है, वही घनानंद जी के कविताओं का वाचन, अध्ययन, मनन और चिंतन कर सकता है, जो नेही हो, प्रेमी हो और ब्रज भाषा में पारंगत हो। अब आइए देखते हैं रीत काल के प्रमुख कवि और उनकी रचनाएं। पहले हैं महाकवि बिहारी, जिनका बिहारी सतसई विश्व प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। दूसरे हैं आचार्य केशव, रामचंद्रिका, कवि प्रिया और रसिक प्रिया। इनकी तीनों ग्रंथ जो हैं विश्व प्रसिद्ध हैं। घनानंद जी का है सुजान सागर, और महाकवि भूषण का छत्रसाल दशक और शिवराज भूषण। मतिराम जी ने रसराज, मतिराम माधुरी 2 ग्रंथ दिए, और देव की है प्रेम चंद्रिका और भाव विलास, और रसलीन ने लिखा है रस प्रबोध। रीतकालीन कवियों को एक छंद के द्वारा याद किया जा सकता है। जैसे जितने कवि हुए हैं, बोधा केशव बिहारी रसनिधि कृपाराम, बोधा केशव बिहारी रसनिधि कृपाराम, चिंतामण मतिराम भूषण सुजानिए, लीलाधर सेनापति निबट निवाज निधि, नीलकंठ मिश्र सुखदेव देव मानिए, ग्वाल भिखारी पद्माकर घनानंद, अनेकन सुमति भय कहाँ लो बखानिए, अरे रीति काल हेतु रचि रचि कवित्त कवि, ऐसे ऐसे कविन की बानी हूँ सुजानी। अब हिंदी साहित्य के इतिहास में हम लोग चलते हैं आधुनिक काल की ओर। आधुनिक काल का जो समय आचार्य शुक्ल ने संवत 1900 से अब तक माना है। वास्तव में हिंदी साहित्य का आधुनिक काल इतिहास के बदलते हुए स्वरूप से प्रभावित था। एक तो स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीयता की भावना का प्रभाव साहित्य में भी आया। भारत में औद्योगिकरण प्रारंभ होने लगा था, आवागमन के साधनों का विकास हुआ, अंग्रेजी और पाश्चात्य शिक्षा का प्रभाव बढ़ा और जीवन में बदलाव आने लगा। ईश्वर के साथ साथ मानव को भी महत्व दिया जाने लगा। भावना के साथ साथ विचारों को भी पर्याप्त प्रधानता मिली। पद्य के साथ साथ गद्य का भी विकास हुआ और छापे खाने के आते ही साहित्य के संसार में एक नई क्रांति उत्पन्न हो गई। हिंदी साहित्य के इतिहास में जो आधुनिक काल है अपने पिछले तीनों कालों से सर्वथा भिन्न है। आदिकाल में डिंगल, भक्ति काल में अवधी ब्रज और रीत काल में ब्रज भाषा का बोलबाला रहा। वहीं आधुनिक काल में आकर खड़ी बोली का वर्चस्व स्थापित हो गया। अब तक के तीनों कालों में जहां पद्य का ही विकास हुआ है, वहीं इस युग में गद्य और पद्य समान रूप से व्यवहृत होने लगे। प्रतिपाद्य विषय की दृष्टि से भी इस युग में नवीनता का समावेश हुआ। इस युग की कविता का फलक काफ़ी विस्तृत हो गया। राजनैतिक चेतना, समाज सुधार की भावना और आध्यात्मवाद का संदेश आदि विविध विषय इस काल की कविता के आधार बनते गए। प्रवृत्तियों के आधार पर आधुनिक काल को 6 भागों में बांटा गया है। पहला है भारतेंदु युग। चूंकि आचार्य शुक्ल ने केवल आधुनिक काल नाम दिया था, इसके बाद अनेक समीक्षकों, विद्वानों ने इसे 6 भागों में विभाजित किया और निरंतर गतिमान है। तो पहला आता है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग का समय जो है सन 1857 से सन 1902 तक। द्विवेदी युग 1902 से 1916 तक। इसके बाद आता है छायावादी युग। छायावादी युग जो है 1916 से 1936 तक।
अब प्रगतिवादी युग जो है 1936 से लेकर के 1943 तक। फिर आता है प्रयोगवाद चला 1943 से 1990 तक। और उत्तर आधुनिक युग, जिसमें नई कविता, अकविता और नवगीत, गज़ल, हिंदी गज़ल, तो ये 1900 से अब तक ये निरंतर गतिमान है। हाँ, अब पहला है भारतेंदु युग, जिसका समय सन 1850 से 1900 तक है। भारतेंदु युग को हिंदी का प्रवेश द्वार कहा जाता है। खड़ी बोली का विकास भारतेंदु युग की महत्वपूर्ण घटना है। राष्ट्र प्रेम, समाज सुधार, इन सबका प्रभाव इस युग की रचनाओं में देखा जा सकता है। इस युग में पत्रकारिता, कहानी, नाटक, आलोचना, अनेक गद्य विधाओं का विकास हुआ। इस युग के रचनाकारों में बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, राधाचरण गोस्वामी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, लाला श्रीनिवास दास, बाबू देवकी नंदन खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी आदि अनेक रचनाकार इस युग में हुए। लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास परीक्षा गुरु को कुछ विद्वान लोग हिंदी का पहला उपन्यास मानते हैं। कुछ विद्वानों द्वारा भाग्यवती, ये श्रद्धाराम फुलौरी का जो उपन्यास है उसे पहला उपन्यास मानते हैं। इसी प्रकार नाटक जो है आनंद रघुनंदन, ये महाराज विश्वनाथ सिंह जी का पहला नाटक माना जाता है हिंदी साहित्य का। इस युग की कहानियों में राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी राजा भोज का सपना, इसे बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और हिंदी की जो पहली कहानी है टोकरी भर मिट्टी, ये छत्तीसगढ़ के माधवराव सप्रे द्वारा लिखित कहानी है, जिसे हिंदी संसार की पहली कहानी माना गया है। इस युग की विशेषताएं क्या हैं भारतेंदु युग की? तो भारतेंदु युग में एक तो राष्ट्रीयता की भावना बलवती हुई, अंधविश्वास, कुरीतियों का विरोध और सामाजिक चेतना का विकास हुआ। पाश्चात्य संस्कृति व सामाजिक अंधविश्वासों पर हास्य व्यंग्य शैली द्वारा तीखे प्रहार किए गए और अंग्रेजी शिक्षा का विरोध भी किया गया। मुक्तक व प्रबंध काव्यों की रचना हुई। संस्कृत और अंग्रेजी में काव्यानुवाद के साथ साथ मौलिक लेखन को भी प्रोत्साहन दिया गया। भारतेंदु युग के जो प्रमुख रचनाकार हैं, तो सबसे पहले तो भारतेंदु हरिश्चंद्र हैं, जिनके नाम से ये भारतेंदु युग चला। और इनकी जो रचना है प्रेम सरोवर और प्रेम फुलवारी बहुत प्रसिद्ध कृति है। दूसरे हैं बद्री नारायण चौधरी। बद्री नारायण चौधरी की का जो ग्रंथ है वह अरुणोदय, आनंद, जीर्ण जनपद और अनेक ग्रंथ हैं उनके, प्रेमघन वगैरह। प्रताप नारायण मिश्र की है मन की लहर और प्रेम पुष्पावली। राधाचरण गोस्वामी की रचना है नौ भक्त माल। और अंबिका दत्त व्यास, इन्होंने भारत धर्म, पवन पचासा और ठाकुर जगमोहन सिंह की देवयानी प्रेम संपत्ति लता, ये रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। अब आइए चलते हैं द्विवेदी युग में। द्विवेदी युग आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम पर रखा गया है। यह काव्य के क्षेत्र में खड़ी बोली के प्रतिष्ठित होने का युग है। सरस्वती पत्रिका का संपादन करके प्रकाशित आलेखों द्वारा नव जागरण का संदेश दिया गया। प्रबंध काव्य में कवियों ने पौराणिक ऐतिहासिक कथानक को आधार बनाया और राष्ट्रीय चेतना का भाव उभारा। इस युग में भी अनेक निबंध संकलन, उपन्यास, कथा संकलन, नाटक, समालोचना, अच्छा विकास हुआ हिंदी साहित्य का द्विवेदी युग में। इस युग के रचनाकारों में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी,
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, शिवनंदन सहाय, राजा देवी प्रसाद पूर्ण, माधव प्रसाद मिश्र, श्याम सुंदर दास, पंडित चंद्र शर्मा गुलेरी, बाल मुकुंद गुप्त और अध्यापक पूर्ण सिंह जैसे विद्वानों ने द्विवेदी युग में अपनी रचना धर्मिता के माध्यम से कीर्तिमान स्थापित किया। ये अब देखते हैं द्विवेदी युग की विशेषताओं के संबंध में। द्विवेदी युग में देशभक्तिपूर्ण कविताएं लिखी गईं। इसकी पहली विशेषता है द्विवेदी युग की कि देशभक्तिपूर्ण कविताओं की रचना की गई। सामाजिक कुरीतियों और अंधविश्वासों पर तीक्ष्ण प्रहार किया गया। वर्णन प्रधान कविताओं की रचना हुई। मानवीय प्रेम को प्रमुखता दी गई। प्रकृति का मनोरम व सजीव चित्रण किया गया। इस युग के कवियों ने खड़ी बोली को परिनिश्चित, परिष्कृत और परिमार्जित स्वरूप प्रदान किया। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में जान लें। द्विवेदी युग के प्रमुख कवियों के बारे में जानें तो पहले आते हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। इन्होंने प्रिय प्रवास और वैदेही वनवास, बहुत उत्कृष्ट इनका ये जो है महाकाव्य है। राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, मैथिली शरण गुप्त का जो साकेत है महाकाव्य है। इन्होंने पंचवटी, जयद्रथवत अनेक काव्य ग्रंथों का सृजन किया। राम नरेश त्रिपाठी मिलन, पथिक, स्वप्नमानसी और लोक साहित्य पर भी राम नरेश त्रिपाठी ने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है। एक भारतीय आत्मा नाम से प्रसिद्ध माखनलाल चतुर्वेदी, इन्होंने हिम तरंगिणी, हिम किरीटिनी जैसे ग्रंथ दे करके हिंदी साहित्य की अभूतपूर्व सेवा की है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, जिनके नाम से यह युग चल रहा है, उन्होंने सुमन और काव्य मंजूषा जैसे ग्रंथों का प्रतिपादन किया। अब बच्चों आइए हम लोग चलते हैं छायावाद की ओर। छायावाद वास्तव में स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोही छायावाद है, ऐसा डॉक्टर नगेंद्र जी का मानना है। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने छायावाद को परिभाषित करते हुए कहा है कि छायावादी कविता वाणी का वह लावण्य है जो स्वयं मोती के पानी जैसी छाया, तरलता, युवती के लज्जा भूषण जैसी श्री से संयुक्त होती है। यह तरल छाया, लज्जा ही छायावादी कवि की वाणी का सौंदर्य है। इस काल का एक छोर स्वाधीनता आंदोलन से जुड़ा हुआ था। जिस समय छायावादी रचनाएं की गईं, उस समय स्वतंत्रता संग्राम प्रमुखता से चल रहा था। इसमें आत्मपरकता, प्रकृति के अनेक रूपों का सजीव चित्रण, विश्व मानवता के प्रति नारी के उदात्त सौंदर्य का वर्णन आदि अनेक भावों की अभिव्यक्ति देखने को मिलती है। इस युग के रचनाकारों में बालकृष्ण शर्मा नवीन, नरेंद्र शर्मा, डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर उस समय प्रवेश किए थे और महाकवि जयशंकर प्रसाद, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महिषी महादेवी वर्मा, प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत और हमारे छत्तीसगढ़ के मुकुटधर पांडे इत्यादि प्रमुख हैं। छायावाद की विशेषताएं क्या हैं? वास्तव में छायावाद में प्रकृति का मानवीकरण किया गया है और नारी सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रांकन हुआ। अब प्रकृति के मानवीकरण का महाकवि निराला की एक कविता है संध्या सुंदरी। एक चित्र देखें कि प्रकृति का किस तरह से मानवीकरण किया गया है। मेघ में आसमान से उतर रही थी संध्या सुंदरी, परी सी धीरे धीरे धीरे। इसी तरह से
अज्ञात सत्ता के प्रति कवि का प्रेम कभी प्रेयसी तो कभी चेतन प्रकृति के रूप में दृष्टिगोचर होता है। छायावादी कवियों में व्यक्तिगत भावनाओं की प्रधानता है। नारी के स्थूल नहीं सूक्ष्म स्वरूप की अभिव्यंजना की गई है। वेदना व करुणा का आधिक्य है। छायावादी कविता में राष्ट्रीय भावना के भी दर्शन होते हैं। जैसे महादेवी वर्मा की है, एक जागृति, एक अभिप्रेरण गीत है उनका। चिर सजग आंखें उनीदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिर के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले। आज पी आलोक को डोले तिमिर की घोर छाया, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ जाना, जाग तुझको दूर जाना। महाकवि जयशंकर प्रसाद ने भी आवाज़ लगाई। हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। इसी तरह से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने जागो फिर एक बार के माध्यम से स्वतंत्रता के का उद्घोष किया और अभिप्रेरण किया सबका। अब आइए हम देखते हैं कि छायावाद के कवि कौन कौन हैं, उनकी रचनाओं के संबंध में जानें। तो प्रथम नंबर पर आते हैं जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ने कामायनी, आंसू, लहर, झरना, प्रेम पथिक, कारण कुसुम आदि रचनाओं के माध्यम से हिंदी संसार को भरने का प्रणम्य प्रयास किया है। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी ने अणिमा, गीतिका, परिमल जैसे ग्रंथों को दिया। राम की शक्ति पूजा निराला जी का बहुत ही महत्वपूर्ण ओजपूर्ण काव्य ग्रंथ है। अब आते हैं प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत। इन्होंने वीणा, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन आदि अनेक रचनाएं दी। महिषी महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा के भी नाम से जाना जाता है, इन्होंने रश्मि, नीरजा, निहार, सांध्य गीत अनेक इनके ग्रंथ जो हैं हिंदी संसार में बड़े सम्मान के साथ पढ़े जाते हैं। और मुकुटधर पांडे। मुकुटधर पांडे के पूजा के फूल, शैलबाला बहुत ही उत्कृष्ट काव्य ग्रंथ हैं। अब आइए समझते हैं प्रगतिवाद। प्रगतिवाद यह कार्ल मार्क्स की विचारधारा से प्रभावित है। इसका अर्थ अवसर और संसाधनों के असमान वितरण से है। शोषण, आर्थिक विषमता के प्रति असंतोष, विद्रोह, मजदूरों व किसानों के प्रति सहानुभूति, धार्मिक विषमता पर चोट की गई है। इस समय मानव मन के सूक्ष्म भावों को प्रकट करने की क्षमता हिंदी भाषा में विकसित हो चुकी थी। इस काल के प्रमुख कवि जिन्होंने प्रगतिवादी रचनाएं की हैं, जैसे सुमित्रानंदन पंत, महाप्राण निराला, नरेंद्र शर्मा, दिनकर, केदारनाथ अग्रवाल, बाबा नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, डॉक्टर रामविलास शर्मा, त्रिलोचन शास्त्री, गजानन माधव मुक्तिबोध। ये गजानन माधव मुक्तिबोध यहीं राजनाथ गांव में प्रोफेसर थे और वे छत्तीसगढ़ में ही रहकर अनेकानेक काव्य ग्रंथों का सृजन किया है। प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है? वास्तव में प्रगतिवाद जो है सामाजिक यथार्थ को लेकर के चला है। भूखमरी, गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, इन सब को स्पर्श करते हुए सामाजिक यथार्थ का चित्रण प्रगतिवाद में किया गया है। ईश्वर के प्रति अनास्था लेकिन मानवीय संघर्ष को महत्व दिया गया। नारी का सम्मान, नारी को शोषण से मुक्त कराने का प्रयास, आर्थिक व सामाजिक समानता पर बल, वर्गभेद समाप्त करने का प्रयास, शोषकों के प्रति विद्रोह, शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रकट की गई। भाग्यवाद की अपेक्षा कर्मवाद पर बल दिया गया। प्रगतिवाद के जो हमारे प्रमुख कवि हैं, जैसे बाबा नागार्जुन,
बाबा नागार्जुन की रचना है युगधारा सतरंगे पंखों वाली। केदारनाथ अग्रवाल की नींद के बादल और युग की गंगा बहुत प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। रांगेय राघव का पांचाली है, मेधावी है और अजय खंडहर है। डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन, इन्होंने हिल्लोल, जीवन के गान, अनेक काव्य ग्रंथों का सृजन किया। और त्रिलोचन जी का धरती। अब बच्चों आइए हम चलते हैं प्रयोगवाद की ओर। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञेय जी माने जाते हैं। यह प्रगतिवाद के समानांतर विकसित हुआ। कथ्य और अभिव्यक्ति की दृष्टि से नवीन प्रयोग हुए। तार सप्तक को प्रयोगवाद का आधार ग्रंथ माना गया है। तार सप्तक का संपादन अज्ञेय जी ने प्रारंभ किया था और अभी तक प्रथम तार सप्तक, द्वितीय तार सप्तक और तृतीय तार सप्तक और चतुर्थ तार सप्तक, इस तरह से 4 तार सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं। जीवन और जगत के प्रति अनास्था ही प्रयोगवाद है। रचनाकारों ने नए उपमान, नए प्रतीकों से अपनी रचना की। जीवन के संघर्ष और उसका अवसाद ही इस युग के प्रमुख विषय रहे। इस युग के प्रमुख रचनाकार हैं अज्ञेय, मुक्तिबोध, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, रामविलास शर्मा, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल इत्यादि। प्रयोगवाद काव्य की प्रमुख विशेषताएं देखें तो इसमें पहला है प्रेम का उन्मुक्त चित्रण और नंबर 2 निराशावाद की प्रधानता, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, रूढ़ मुक्त नवीन समाज की स्थापना पर बल, मुक्त छंद और व्यंग्य की प्रधानता, नवीन उपमानों का प्रयोग, बुद्धिवाद की प्रधानता। प्रयोगवाद के जो हमारे रचनाकार हैं उनकी कुछ रचनाओं के बारे में जान लें। डॉक्टर धर्मवीर भारती, इनकी कृति है अंधा युग, कनुप्रिया और गजानन माधव मुक्तिबोध की बहुत प्रसिद्ध कृति है चांद का मुंह टेढ़ा है। अज्ञेय जी का ग्रंथ है हरी घास पर क्षण भर। और गिरजा कुमार माथुर की प्रसिद्ध कृति है धूप के धान, शिला पंख चमकीले। और भारत भूषण अग्रवाल जी की रचना है वो अप्रस्तुत मन। अब बच्चों आता है नई कविता का युग, इसे अकविता भी कहा गया। ये प्रयोगवाद के समानांतर ही चलती रही और नई कविता में जीवन के भोगे हुए यथार्थ को चित्रित किया गया है। नूतन शिल्प विधान, नवीन भावबोध और नए प्रभाव की सामर्थ्य को लेकर कविता जो है सामने आई, वही नई कविता है। इसमें 2 धाराएं दिखाई देती हैं। पहली धारा में व्यक्ति की निजता को महत्व दिया गया है और दूसरी है प्रगतिशील धारा। इन दोनों में ही अनुभव की प्रामाणिकता, लघुमानों की प्रतिष्ठा, बौद्धिकता का आग्रह मुख्य प्रवृत्तियां हैं। इस युग की जो रचनाएं हैं वे हृदय पक्ष से नहीं बल्कि मस्तिष्क पक्ष से लिखी गई, इसीलिए बौद्धिकता का आग्रह हमें दिखाई देता है। इस काल के रचनाकारों में अज्ञेय जी हैं, धर्मवीर भारती हैं, कुंवर नारायण हैं, श्रीकांत वर्मा हैं, जगदीश गुप्त हैं और मुक्तिबोध जी आते हैं, नागार्जुन जी आते हैं, शमशेर बहादुर सिंह जी हैं, रघुवीर सहाय हैं, केदारनाथ जी हैं और सुदामा प्रसाद पांडेय धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना इस युग के प्रमुख कवि रहे हैं। हिंदी गजल को साहित्य में नई पहचान दिलाने वाले दुष्यंत कुमार का योगदान बहुत ही अविस्मरणीय है जो इसी काल में हुआ।
जिसमें उन्होंने मन के भावों का उदात्त चित्रण किया और जीवन के संघर्ष को अपना विषय बनाया। नई कविता की जो विशेषताएं हैं, नए प्रतीक, नए शिल्प, अनुभूतियों का यथार्थ चित्रण, नवीन बिंबों की योजना, मानव जीवन की विसंगतियों एवं अनैतिकतावादी मान्यताओं पर व्यंग्य, क्षणवाद की प्रतिष्ठा, लघु मानववाद की प्रतिष्ठा, मानव मन में व्याप्त कुंठाओं का, जीवन के संत्रास और मृत्यु बोध का मनोवैज्ञानिक चित्रण इस काल की सर्वाधिक विशेषता है। नई कविता के रचनाकारों में आते हैं श्री दुष्यंत कुमार। साए में धूप इनका गजल संग्रह विश्व प्रसिद्ध है। सूर्य का स्वागत, आवाज़ों के घेरे इनकी रचनाएं हैं। कुंवर नारायण जी का चक्रव्यूह बहुत ही प्रसिद्ध काव्य कृति है। शमशेर बहादुर सिंह का इतने पास है अपने, बात बोलेगी हम नहीं। श्रीकांत वर्मा का दिनारंभ, माया दर्पण, भटका मेघ इनकी रचनाएं हैं। और नरेश मेहता बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए। उन्होंने बोलने दो चीड़ को, बन पाखी सुनो। इस तरह से अनेक रचनाकार और अभी भी नई कविताएं निरंतर लिखी जा रही हैं। प्रश्न ये उठता है कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन है? तो प्रयोगवाद के जो प्रवर्तक हैं, कवि सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय को माना जाता है। अज्ञेय इनका उपनाम है। सन 1943 में तार सप्तक का प्रकाशन किया। इसमें इन्होंने 7 कवियों की रचना, तार सप्तक माने 7 कवियों को लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा, प्रभाकर माचवे, नेमिचंद जैन, गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरिजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल और नागार्जुन सभी प्रगतिवादी कवि हैं। इन कवियों ने नए प्रयोग किए और प्रयोग के बाद के उदाहरण में जैसे एक कविता की 2 पंक्ति मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रयोगवाद की कविताएं किस तरह की हैं। मेरे सपन ऐसे टूट गए जैसे भुना हुआ पापड़। एक दूसरी कविता है, तुम्हारे सौंदर्य का बल्ब फ्यूज हो गया। इस तरह के प्रयोगवाद में किए गए। नई कविता का प्रकाशन किस सन में कहाँ से हुआ? तो वास्तव में नई कविता का जो प्रकाशन है, नई कविता नाम की एक पत्रिका निकला करती थी जिसका संपादन डॉक्टर जगदीश गुप्त किया करते थे। तो 1953 से इलाहाबाद में नई कविता पत्रिका का प्रकाशन हुआ। यह प्रयोगवादी कविता का भिन्न रूप है। इस काल के प्रमुख कवि हुए अज्ञेय, डॉक्टर धर्मवीर भारती, श्रीकांत वर्मा, मुक्तिबोध, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, केदारनाथ सिंह और सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। बच्चों, आपने हिंदी साहित्य के इतिहास को आदिकाल से लेकर और नई कविता तक की यात्रा की। वास्तव में हमारा हिंदी साहित्य सूर तुलसी जैसे संतों का साहित्य है। मीरा ने दुलारा है, रसखान ने माधुर्य भरा है, वहीं महाकवि देव, भूषण, सेनापति पद्माकर, जयशंकर प्रसाद निराला, महादेवी पंत, मुकुटधर पांडे, गजानन माधव मुक्तिबोध, दुष्यंत, अनेकानेक रचनाकारों ने अपनी लेखनी तूलिका से माँ भारती के सौंदर्य को बिखेरने में, माँ भारती की अभ्यर्थना में बहुत ही प्रणम्य कार्य किया है, स्तुत्य कार्य किया है। आज हमारा हिंदी साहित्य अत्यंत वैभव संपन्न है। पंडित हरिशंकर शर्मा ने एक कविता के माध्यम से आग्रह किया है कि हमारी जो हिंदी है
यह विश्व की तमाम भाषाओं से समृद्ध है। हमारा जो साहित्य है बहुत ही समृद्ध है। तो आइए उस कविता के माध्यम से हम समझें कि हमारा हिंदी साहित्य कैसा है। और कवि आग्रह करता है कि बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, बिहरो बिहारी की बिहार वाटिका में चाहे, सूर की कुटी में अड़ी आसन जमाइए, और केशव की कुंज में किलोल खेल कीजिए, या तुलसी के मानस में डुबकी लगाइए, देव की दरी में दूर दिव्यता निहारिए, या भूषण की सेना में सिपाही बन जाइए। और भिन्न भाषा भाषियों मिलेगा मन माना सुख, हिंदी के हिंडोरे में जरा तो झूल जाइए।